बोलो भाई। हाँ होगा। चलिए, तो क्या समस्या रह गई विकास हमारी? डायरेक्शन का मामला एकदम साफ है और उसमें ज़्यादा पेचीदा कुछ है नहीं है। वो सीधा कह रहा है कि जब तुमको एक परिपथ दिखे तो परिपथ में पहले बंद पास पकड़ लो और उसके बाद उस बंद पास का एक चक्कर काट लो। अगर तुम चक्कर काटते समय धारा के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आई और आर का जो गुणनफल निकालते हो वो ऋणात्मक धनात्मक रहेगा। और अगर धारा जिस दिशा में चल रही है चक्कर काटने की दिशा उसके अपोजिट है तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक होता है। और उसी समय जब आपने चक्कर काटा अगर पहले पॉजिटिव प्लेट मिला उसके बाद नेगेटिव प्लेट मिल रहा है तो सल का विद्युत वाहक बल धनात्मक ले लेते हैं। और अगर पहले नेगेटिव प्लेट मिला बाद में पॉजिटिव प्लेट मिला यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर गए तो वहाँ पे विद्युत वाहक बल ऋणात्मक ले लिया जाता है। ठीक है, हाँ उसमें इतनी बात है। और अभी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो विदाई करके समझ लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे थे बच्चों? वेट स्टोन सेतु हो गया था, मीटर सेतु पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बच्चे लोग? मीटर सेतु क्या होता है ये मैंने बता दिया था। मीटर सेतु क्या करता है? किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध कैलकुलेट करता है। ठीक है, कोई वायर है अगर उस वायर को दे दिया जाए कि ये वायर जो है मतलब कितना इसका रेजिस्टेंस होगा तो आप इस मशीन से उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो मीटर सेतु का काम क्या है बच्चों? अज्ञात चालक का प्रतिरोध निकालना। क्या है बच्चों? अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने का काम है इसका। मतलब कोई चालक दे दिया गया, कोई रेजिस्टेंस दे दिया गया, आपको पता करना है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, उस चालक का जो प्रतिरोध है उसका मान कितना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसमें कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो उसका जवाब है कि ये व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर बच्चों? व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब एकदम साफ है कि अगर दो संलग्न भुजाएं हैं, है ना, जैसे आप लोगों ने वहाँ देखा था ना स्टीव व्हिटस्टोन के संतुलन की जब अवस्था बनी थी तो वहाँ संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो अन्य संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर था। उसी सिचुएशन पर ये काम करता है। इसके बाद देखेंगे इसमें रचना क्या है, ये कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही सहज है इसकी रचना। इसमें सबसे पहले मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम का जो कि मिश्र धातु है, बहुत उम्दा क्वालिटी के मिश्र धातु है, आप इस मिश्र धातु का सबसे पहले 1 मीटर लंबा तार ले लो। हमने ले लिया 1 मीटर लंबा तार। इस तार का नाम होता है बच्चों AC। कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई ऐसा है नहीं। और इसकी लंबाई आप 1 मीटर से ज़्यादा करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर पर आप ये रहेगा तब भी काम करेगा। अगर 1 मीटर से ज़्यादा इस तार का लेंथ कर देंगे ये काम तब भी करता है। और इसके बाद अब सबसे पहले आप 1 मीटर लंबा तार ले लेंगे AC और इस 1 मीटर लंबे तार को कहाँ जोड़ते हैं वो देखो। बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड होता है, उस लकड़ी की बोर्ड पर ऐसे या आकार में मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्तियाँ होती हैं। क्या होती है बच्चों? या आकार में, जैसा मैं संरचना बना रहा हूँ ऐसी ही मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्तियाँ होती हैं। और ये पत्ती लकड़ी का बोर्ड होता है, उसी पे कसा रहता है। ठीक है, और उसमें ऐसे ही कसा रहता है। ठीक है, ये आपका सिरा A हो जाता है, ये आपका सिरा C हो जाता है। A और C ऐसे तांबे की मुड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं, इन्हीं से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। दोनों यलाकार की मुड़ी हुई पत्तियों के बीच में आप यहाँ कुछ गैप देख पा रहे हैं। इस गैप में हम एक तांबे की सीधी पत्ती ले लेते हैं और तांबे की इस सीधी पत्ती को कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तांबे की इस एक सीधी पत्ती को बीच में कनेक्ट कर देते हैं जो खाली जगह होता है। और यहाँ 3 पेच लगे होते हैं, कैसे लिखा होता है बोर्ड पर, वो कसा रहता है। अब यहाँ देखें ये जो पहली आकार की पत्ती है और ये जो सीधी पत्ती है इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? एक बॉक्स लगा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बॉक्स लगा देते हैं। ये प्रतिरोध बॉक्स होता है बच्चों। कौन सा बॉक्स होता है? प्रतिरोध बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग बोर के पिन लगे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। और इसके बाद
आप यहाँ पे जो दूसरा एल आकार का पत्ती है और सीधी पत्ती है, यहाँ में जिस अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है उस तार को जोड़ दीजिए, जैसे मैं जोड़ दिया। ठीक है, अब मान लिया अज्ञात चालक है कैपिटल यस। अच्छा, उसी का ज्ञात करना है। हाँ, उसी का ज्ञात करना है। और यहाँ पे बच्चों एक मिड पॉइंट होता है जिसमें एक पेंच लगा होता है कैपिटल डी। इस कैपिटल डी में आप एक संट युक्त धारा मापी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? संट युक्त। संट का मतलब होता है एक प्रतिरोध। एक चालक का नन्हा सा प्रतिरोध होता है, छोटा सा, उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है जो आपके धारा मापी की सहायता करता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है। वो सर ये संट युक्त पढ़ते हैं, संट युक्त। अब इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से एक जॉकी होती है। जॉकी का मतलब होता है सरकने वाली कुंजी। ठीक है, क्या होता है बच्चों? सरकने वाली कुंजी। हम एक जॉकी लेते हैं और जॉकी को गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके तार एसी पर टच करा देते हैं। अब यह गैल्वेनोमीटर तार एसी पर जहाँ तक कि उसकी लंबाई है पूरी तरीके से चलने के लिए फ्री होती है वहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके बाद यह आकार की मुड़ी हुई पत्तियों के बीच में हम क्या करते हैं? एक लैक्लांसी सेल लगा देते हैं। ठीक है, लैक्लांसी सेल या संचायक सेल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप। लैक्लांसी सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो धारा नियंत्रक नहीं जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप संचायक सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे धारा नियंत्रक का प्रयोग करना पड़ता है। और उसका कारण ये है कि जो लैक्लांसी सेल होता है ये एक्चुअली परिपथ में धारा रुक करके भेजता है, जिससे आपका वायर गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से धारा नियंत्रक अगर वहाँ नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अन्य सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो धारा नियंत्रक लगाएंगे। या बच्चों हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, या क्या करते हैं? बैटरी जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ एक कुंजी लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ एक धारा नियंत्रक का प्रयोग कर लेते हैं। धारा नियंत्रक क्या करता है? परिपथ में धारा को कंट्रोल का काम करता है, मतलब धारा को कम ज़्यादा करना है तो आप इसी की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बैटरी। अब इसके बाद देखिए आगे, तो ये इस तरीके से आपका पूरा मीटर सेतु बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसकी कार्य विधि को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्य विधि। क्या बच्चों? कार्य विधि। ये काम कैसे करता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम आपको करना है कि यहाँ से एक R ओम का प्लग बाहर निकाल देना है। क्या करना है? R ओम का प्लग। अब ये R ओम एक वैल्यू हो सकती है, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, जो यहाँ पे लगाए गए विभवांतर इन सब बातों पर वो डिपेंड करती है। ठीक है, कि कै ओम का खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ से एक R ओम का प्लग बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे बच्चों? R ओम का एक प्लग बाहर निकाल देंगे। अब जब यहाँ से R ओम का एक प्लग बाहर निकाल देंगे तो पूरे सर्किट में धारा प्रवाह की स्थिति हो जाती है। अब क्या करना है? इस कुंजी को दबा देना है। जैसे ही आप इस कुंजी को दबाएंगे पूरी परिपथ में बच्चों क्या होगा? धारा बहना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? धारा बहना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? आपको ये चौकी लेना है और तार एसी पे ऐसे खिसकाते हुए लेकर के आना है। तार एसी को रगड़ करके नहीं खिसकाना चौकी से, क्योंकि रगड़ने से तार घिस जाएगा और अगर तार घिस जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो बदल जाएगा। ठीक है, और प्रतिरोध के बदलने से आप जो काम करने जा रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। वो आराम से घिसकाए कि मतलब रगड़ खा करके मत घिसकाओ, ऐसे आराम से घिसका लो। हाँ, उसको दबा करके घिसकाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ से R ओम का एक प्लग बाहर खींच दो, उसके बाद इस कुंजी को दबा दो, पूरे सर्किट में धारा बहने लगती है, तार एसी पर विभवांतर स्थापित हो जाता है। और इसके बाद आप इस चौकी को तार एसी पर ऐसे खिसकाते ऐसे उधर से इधर ले जाइए। पूरे तार पर एक ऐसा बिंदु अवश्य मिलता है जिस बिंदु पर अगर आपका यह चौकी गया तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। धारा मापी में कोई विक्षेप न उत्पन्न होने का मतलब क्या है? बड़ा सामान्य है कि धारा मापी में कोई धारा नहीं जा रही है, और जब धारा मापी में कोई धारा नहीं जाएगा तो ऐसे केस में बच्चों आपके धारा मापी की सुई 0 पर टिकी रहती है, और इसी अवस्था को कहा जाता है धारा मापी की शून्य विक्षेप की स्थिति। समझ में आया? ठीक है, क्या करना है? चौकी को तार एसी पर ऐसे खिसकाना है और चौकी को तार एसी पर खिसका करके शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेनी है। क्या है बच्चों शून्य विक्षेप की स्थिति? शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहेगी और गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर टिकी रहेगी, क्योंकि धारा जा ही नहीं रही है तो धारा का मापन क्या करेंगे?
अब जब आपको पता चल जाए, जैसे मान लिया कि बिंदु J पर, कहाँ बच्चों, बिंदु J पर ये तार AC है जिसकी पूरी लंबाई 1 मीटर यानी हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर है। कितनी बच्चों, 100 सेंटीमीटर। धारा मापना, तो शून्य विक्षेप की स्थिति कैसे खोजोगे? तुम देख करके तार जान जाओगे क्या शून्य विक्षेप की स्थिति है। वो जब मशीन लगाओगे वो जब सुई 0 पे टिकाएगा तभी ना जान पाओगे। जी सर। तो मान लिया शून्य विक्षेप की स्थिति किस बिंदु पर मिल रही है, J। और हम ये मान के चल रहे हैं कि A से J के बीच की लंबाई बच्चों L सेंटीमीटर है। कितनी है? तो शेष बचेगा कितना, J से C 100 माइनस L सेंटीमीटर। अरे भाई जब पूरा J 100 सेंटीमीटर और इतना L है तो इतना बचेगा कितना, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब देखो, जैसे ही आपको तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है, आपका यह तार दो अलग अलग प्रतिरोध का काम करने लगता है। यह प्रतिरोध P होता है और यह प्रतिरोध Q का कार्य करने लगता है। समझ में आया? इतनी बातों को एक बार फिर से देखिए। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जो किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करता है। कैसे याद करता है? उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा सर्किट तैयार करना होता है जिसमें हम मैग्नीन या कॉन्स्टेंटम का 1 मीटर तार लेते हैं AC, और इस तार AC को यल आकार में मुड़ी हुई तांबे की 2 पत्तियां होती हैं। इन्हीं पत्तियों के साथ इनको संबंधित कर दिया जाता है और ये खाली स्थान में एक तांबे की अन्य सीधी पत्ती होती है और इस अन्य सीधी पत्ती में 3 संबंधक पेच लगे होते हैं। मध्य वाले संबंधक पेच से एक संट युक्त धारामापी कैपिटल G जोड़ दिया जाता है और इस गैल्वेनोमीटर में एक विसर्गी कुंजी यानी सरकने वाली कुंजी जिसे जॉकी कहा जाता है उसको जोड़ दिया जाता है। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कैपिटल R ओम का एक प्लग होता है उसको खींचकर बाहर कर लेते हैं। अब इसके बाद इस कुंजी की को दबा देते हैं जिससे पूरे सर्किट में धारा बहने लगती है। अब जब पूरे सर्किट में धारा बहने लगती है, यहाँ पे रचना में A और C के बीच में यहाँ एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक का प्रयोग किया गया है। अब उसके बाद पूरे सर्किट में धारा बहने लगती है। जब सर्किट में धारा बहने लगी यानी तार AC पर विभवांतर आ जाए तो आपको जॉकी को तार AC पर हल्के हाथों से खिसकाना है और खिसका करके तार को एक ऐसी जगह पर ले जाना है जॉकी को तार पर कि उस जगह पर अगर जॉकी टच करे तो इस हिस्से में यानी गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ना जाए। जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहेगा तो ऐसे केस में आपका गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है और शून्य विक्षेप की स्थिति का अर्थ यह है कि आपका ये जो धारा है उसमें 0 बह रहा है, 0 एम्पीयर होता है जिससे सुई 0 पर टिकी हुई। अब जब ये शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाती है, मान लिया तार के किस बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई बच्चों, J पर, तो A से J वाला जो हिस्सा होता है तार का ये प्रतिरोध P का काम करने लगता है और J से C का जो हिस्सा होता है वो प्रतिरोध Q का काम करने लगता है। हाँ, धारा का मान सिमिलर रहता है, ठीक है, लेकिन वहाँ से एक अलग प्रतिरोध बन जाता है, ये एक अलग प्रतिरोध बन जाता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब बाबू यहाँ पे आपका मान लिया A से J के बीच की जो लेंथ है वो L सेंटीमीटर, A से J के बीच की जो L है वो लेंथ है वो L सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कि इस हिस्से में धारा बिंदु J और D में धारा क्यों नहीं बह रही है, क्योंकि D और J के बीच का विभवांतर शून्य हुआ है। समझ में? ठीक है, यहाँ से R ओम का प्लग ये सब निकालने का पर्पज यही था कि बिंदु D और J के बीच का विभवांतर 0 किया जाए जिससे इन हिस्सों में धारा प्रवाह न हो। समझ में? आप याद करिए विकर्ण BD के बीच में आप लोगों ने विभवांतर 0 किया था जिससे वहाँ धारा नहीं बह रही थी, वही कंडीशन यहाँ लगाएंगे। अच्छा, अगर A से C की पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो A से J अगर आपने L सेंटीमीटर मान लिया तो J से C कितना हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। और पहली चीज़ ये कि तार AJ और तार JC दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूरी जगह पर एक समान है। ये बात समझे आप लोगों ने मैंने कहा था, जैसे अगर यहाँ से हम मान के चलिए तार है तो पूरे तार की मोटाई, पूरे हिस्से की मोटाई एक समान है। समझ में आ रही है? ठीक है, अगर पूरे हिस्से की मोटाई एक समान है, और मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा? एक समान होगा, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल के बने भाई, तो कैसे अलग अलग हो जाए? अब देखो इस प्रतिरोध P का और इस प्रतिरोध Q का मान निकालो। तो सबसे पहले तार AJ का प्रतिरोध, तार AJ का प्रतिरोध, तार AJ का प्रतिरोध कितना माना गया है? P।
तार AC का प्रतिरोध कितना माना गया? P। तो P बराबर बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, आप जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर रोयल बटे ये होता है। तो हम जानते हैं R बराबर रोयल बटे ए। यहाँ से आप क्या करेंगे कि तार AJ का जो है प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? तार AJ का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो प्रतिरोध P, R की जगह पे कितना P, मान के चल रहे हैं कि इनका विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो रो की जगह पे रो, ठीक। लंबाई कितनी बच्चों A से J की? L है, तो इंटू L बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान के चल रहे हैं A है। इसको मान लिया समीकरण 1। उसके बाद तार JC की आप जो है JC का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, का प्रतिरोध। तो तार JC का प्रतिरोध कितना है? Q। अगेन उस फॉर्मूले से R की जगह पे Q बराबर विशिष्ट प्रतिरोध इसका कितना रहेगा भैया? रो। और इसकी लंबाई कितनी है? 100 माइनस एंड टोटल के बटे एरिया वही रहेगा, एरिया में कोई बदलाव होगा ही नहीं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को भाग कर दीजिए, तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और 2 को अगर आप भाग करते हैं तो P बटे Q बराबर यहाँ से रोयल बटे A एंड टोटल बटे रो 100 माइनस L बटे A हो जाएगा। रो से रो, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो P बटे Q बराबर L बटे 100 माइनस ये बच जाएगा। समझ में आया? ठीक। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की स्थिति शून्य विक्षेप की स्थिति है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, तीसरा प्रतिरोध ये है, चौथा प्रतिरोध ये है। यानी ये व्हाइट स्टोन सेतु का निर्माण कर रहे हैं और ये संतुलन की अवस्था में है। और संतुलन की अवस्था में हम जानते हैं संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ये दोनों संलग्न है कि नहीं है? इनके भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात यानी P बटे Q इसके और इसके प्रतिरोध के अनुपात के, तो यानी R बटे। तो क्या आप यहाँ P बटे Q की जगह पे R बटे S लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों R बटे S बराबर L बटे 100 माइनस। आपको किसका मान चाहिए? यस का। अरे यार तो अपने हाथ में कई ओम का प्लग खींच रही है, तुमको सामने दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यस बराबर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, R इधर आएगा, ठीक। तो हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L बटे L। आप इस फॉर्मूले की मदद से इस अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा मिला जुला करके मीटर सेतु। समझ में आया? जी सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। आगे बढ़ते हैं। जाए सर। चलिए फिजिक्स पढ़ते हैं आगे।